तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है टॉर्क ऑन ए बार मैग्नेट इन मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि हम किसी भी बार मैग्नेट को किसी भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे और देखेंगे कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस बार मैग्नेट पर कितना फोर्स लग रहा है या फिर कितना टॉर्क जनरेट हो रहा है, हमको ये कैलकुलेट करना है। आपने इस टॉपिक को एक बार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़ा है, जब हम किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में करते हैं, रखते हैं, तो उसके ऊपर कितना टॉर्क जनरेट होता है, क्या आपको याद है? चलिए तो इस टॉपिक को हम लोग करते हैं। यहां पर अगर मैंने देखा कि हमारे पास कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है और वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, तो मैंने कहा कि वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी है हमारे पास, जिसकी डायरेक्शन हमको दिखाई गई है कुछ इस डायरेक्शन में। और यहां पर ये जो हमने बार मैग्नेट इसके अंदर प्लेस किया है, इसकी जो पोल स्ट्रेंथ है वो हमने कहा स्मॉल m इसकी पोल स्ट्रेंथ है, और जो लेंथ है इसकी वो है 2l। ओके, 2l लेंथ का एक बार मैग्नेट हमने एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। अब आपको मैंने बताया था कि जो नॉर्थ पोल होता है, नॉर्थ पोल पर किस डायरेक्शन में इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा, तो हमें पता है कि जो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होती हैं, तो नॉर्थ पोल पर जो लगने वाला फोर्स होगा वो किस डायरेक्शन में होगा? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा। तो मैंने कहा भाई नॉर्थ पोल पर जो डायरेक्ट फोर्स लग रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन साउथ पोल पर जो फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में होगा? वो मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में होगा। आपको याद होगा पहले मैंने आपको बताया था कि जो नॉर्थ पोल था वो किसकी तरह बिहेव करता था भाई? पॉजिटिव की तरह, और जो साउथ पोल था वो किसकी तरह बिहेव कर रहा था? निगेटिव की तरह। डन? याद है आपको जब मैंने इलेक्ट्रिक डाइपोल और मैग्नेटिक डाइपोल में कंपैरिजन किया था, तो हम इसके भी बिहाफ पर ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था, यानी कि पॉजिटिव चार्ज पर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और नेगेटिव चार्ज पर मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। खैर, आप जैसे भी इसको समझना चाहते हैं समझ सकते हैं। हम इस तरह से भी बता सकते हैं कि नॉर्थ पोल से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होती हैं, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में दिखाई दे रही है उसी डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स लगेगा, और जो साउथ पोल होता है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनवर्ड डायरेक्शन में दिखाई देती है, अंदर की तरफ दिखाई देती है, तो इसको आप कह सकते हैं कि जो इसके ऊपर फोर्स लगेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। लेकिन अब बात करते हैं कि ये जो फोर्स लगेगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो हमें पता है कि जो इसके ऊपर फोर्स लगने वाला है वो किसके बराबर होगा? वो पोल स्ट्रेंथ m और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड B के बराबर फोर्स लगेगा, यानी कि m B के बराबर इसके ऊपर फोर्स लगेगा, और यहां पर जो फोर्स लगेगा वो होगा -mb। माइनस किस लिए? क्योंकि यहां पर इसकी डायरेक्शन कैसी है भाई? अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए मैंने कहा अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। इस बार मैग्नेट का जो डाइपोल मोमेंट है वो साउथ से नॉर्थ की डायरेक्शन में है, और हमने ऐसा माना कि ये जो डाइपोल मोमेंट है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल पर है, यानी कि ये वाला एंगल हमने कितना मान लिया? थीटा मान लिया कि डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल है वो कितना है? थीटा है। यहां पर जो डाइपोल मोमेंट है वो m इज इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ m इंटू 2l के बराबर है। अच्छा, इसके ऊपर जो लगने वाला फोर्स है वो कितना है? तो मैंने कहा कि जो लगने वाला पोल्स के ऊपर फोर्स है वो है mb के बराबर। लेकिन देखिए दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है और सेम मैग्नीट्यूड के हैं। अगर अपोजिट डायरेक्शन में है, सेम मैग्नीट्यूड के हैं, इसका मतलब ये दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहां पर जो नेट फोर्स आएगा हमारे पास वो कितना होगा? अगर मैं नेट फोर्स की बात करूं तो वो होगा 0। ठीक है ना? इस बार मैग्नेट के ऊपर लगने वाला जो नेट फोर्स होगा वो कितना होगा? 0 होगा। लेकिन ये जो फोर्स है हमारे, ये इस बार मैग्नेट को क्या करने की कोशिश करेंगे? रोटेट करने की कोशिश करेंगे, और जैसे ही ये बार मैग्नेट रोटेट करेगा एक फिक्स पॉइंट के अलोंग, वैसे ही इसके अंदर क्या जनरेट होगा? टॉर्क जनरेट होगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि ये वाला जो हमारा फोर्स है mb, वो इस बार मैग्नेट को कुछ इस डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करेगा, और ये जो फोर्स है साउथ पोल पर -mb, वो इसे कुछ इस डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करेगा। अब इन दोनों फोर्स की वजह से इस बार मैग्नेट पे एक टॉर्क जनरेट होगा, और वही टॉर्क हमको कैलकुलेट करना है। अब आपने पढ़ा है कि जो टॉर्क होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है ना? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस। तो भाई यहां पर अगर मैं बात करूं कि जो दोनों फोर्स हैं, क्या इनके बीच की कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां फिगर में दिख रही है? तो नहीं, ऐसा तो हमको नहीं दिख रहा है। तो यहां पर क्या करना पड़ेगा? यहां पर हमको एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कैसा कंस्ट्रक्शन? मैं अगर इस नॉर्थ पोल से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, और जो साउथ पोल के ये जो फोर्स वाली डायरेक्शन है, इस लाइन ऑफ एक्शन को थोड़ा सा आगे की तरफ एक्सटेंड करूं, तो देखिए ये वाली जो डिस्टेंस हमको दिख रही है, देखिए एक तो फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में है और दूसरा फोर्स इस डायरेक्शन में है, तो ये वाली जो डिस्टेंस हमको दिख रही है इसको अगर मैं मान लेता हूं x,
ठीक है। और ये जो x डिस्टेंस है ये इन दोनों फोर्स के बीच क्या है भाई, वो इन दोनों फोर्स के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। और फोर्स कितना था, तो वो हमारे पास है mb के बराबर। यानी कि ये जो x वाली वैल्यू है अगर मैं यहां से फाइंड आउट कर लूं तो इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू में रख दूंगा और ये फोर्स तो हमको पता ही है, तो हम टॉर्क निकाल सकते हैं। तो भाई कैसे पता करें यहां पर ये वैल्यू, तो आइए जरा देखते हैं कि मैंने यहां पर माना था कि जो डाइपोल मोमेंट है और जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके बीच का एंगल यहां पर थीटा है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर भी ये जो एंगल होगा वो कितना होगा, थीटा के ही बराबर होगा। ठीक है ना भाई, ये भी पैरेलल लाइंस हैं और ये लाइन इनको कट कर रही है, तो ये भी एंगल कितना होगा, थीटा होगा। ये थीटा था तो ये भी थीटा होगा। और थीटा के सामने वाली जो लाइन होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। ये क्या होगा, हमारा बेस होगा और ये हाइपोटेन्यूस होगा। तो मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो जरा आप ये सोचिए ट्रिग्नोमेट्री का वो कौन सा फंक्शन है जो हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस के बीच में रिलेशन बताता है। तो वो कौन है भाई, तो वो है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। यानी कि अगर मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल में मैं अगर साइन थीटा अप्लाई करूं तो वो होगा परपेंडिकुलर यानी कि x अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब हाइपोटेन्यूस क्या है भाई, इस बार मैग्नेट की लेंथ है यानी कि 2l के बराबर होगा। यानी कि यहां से x की वैल्यू क्या आई हमारे पास, वो आई 2l साइन थीटा। ठीक है ना, 2l साइन थीटा। अब ये देखिए हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी आ गई, हमारे पास फोर्स भी है। तो अगर मैं इस टॉर्क वाले फॉर्मूले में ये वैल्यू रख देता हूं तो टॉर्क कितना आएगा, देखिए टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स कितना है भाई, mb के बराबर है इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि 2l साइन थीटा। डन। अच्छा, अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें अगर, तो देखिए यहां से ये जो 2l है और ये जो स्मॉल m है, अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, आपको पता है कि जो डाइपोल मोमेंट होता है वो पोल स्ट्रेंथ इंटू 2l होता है। ठीक है ना, यही होता है ना। तो यहां पर भी हमको m इंटू 2l ही तो मिला है, इसका मतलब इसकी जगह पर क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं टाउ इज इक्वल टू कैपिटल M b साइन थीटा। ये फॉर्मूला हमारे पास आया किसका, टॉर्क का। अब चूंकि टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है तो मैं इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकता हूं, कैसे, टॉर्क इज इक्वल टू m क्रॉस b। क्या है, m क्रॉस b। देखिए ये हमारा जो फॉर्मूला बनकर के आया किसके लिए, टॉर्क के लिए। यानी कि ये बार मैग्नेट में जो टॉर्क जनरेट हुआ इन दोनों फोर्स की वजह से वो कितना है, वो है mb साइन थीटा, या फिर हम इसको वेक्टर फॉर्म में m क्रॉस b भी लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये सारी बातें तो हो गई। अब जरा यहां पर हम बात करते हैं कुछ कंडीशंस की। अब ये हमारे पास तो आ गया भाई कि टॉर्क कितना लग रहा है। अब जरा बात करते हैं यहां पर कि ये जो बार मैग्नेट है, अगर कहूं कि ये जो मैंने थीटा माना है, अगर मैं ये कहूं कि ये जो हमारा डाइपोल मोमेंट और जो मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है वो थीटा है, अगर इस थीटा की वैल्यू मैं कहता हूं कितनी हो, अगर ये थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए, 0 हो जाए, ये थीटा की वैल्यू क्या हो, 0 हो। अगर थीटा की वैल्यू 0 है, इसका मतलब कि ये जो बार मैग्नेट है वो मैग्नेटिक फील्ड के कैसे होगा, वो होगा पैरेलल। कैसा होगा, पैरेलल। भाई ये अगर 0 है तो इसका मतलब कि ये जो बार मैग्नेट है वो ऐसे ना होकर के कैसे होगा, ऐसे होगा। मैग्नेटिक फील्ड और जो बार मैग्नेट है उसके बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है कि जो हमारा नॉर्थ पोल है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में और जो साउथ पोल है वो मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। देखिए यहां पर मैं इसका फिगर बनाता हूं, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड होगी और जो बार मैग्नेट होगा वो कुछ इस तरीके से अगर हो नॉर्थ और साउथ। तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होने वाली भाई, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन तो यही होने वाली है ना। तो देखिए डाइपोल मोमेंट जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, तो इस केस में जो थीटा होगा वो क्या होगा, 0 होगा। और अगर थीटा 0 होगा तो यहां पर ये जो हमारे डाइपोल की पोजीशन है तो इसे हम लोग कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है ना, स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन बोलते हैं। डन। तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन है हमारी जब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 0 हो। अगर यहां पर दूसरे केस की बात करें, यानी कि जो हमारा थीटा है वो कितना हो, 180 डिग्री हो। 180 डिग्री के केस में क्या होगा भाई, उस समय भी हमारा जो बार मैग्नेट होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल ही होगा, लेकिन इस बार जो हमारे पोल्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है उधर हमारा साउथ पोल और नॉर्थ पोल उसके अपोजिट होगा। यानी कि मैं यहां से क्या कह सकता हूं, ये एंटी पैरेलल होंगे। कैसे होंगे, एंटी पैरेलल होंगे। ओके, अगर एंटी पैरेलल की पोजीशन है जैसे मान लीजिए, तो लेकिन नॉर्थ पोल पर जो लगने वाला फोर्स होगा वो किस डायरेक्शन में होता है, वो तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है। और साउथ पोल पर जो लगने वाला फोर्स होता है वो
मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। जब तक ये स्टेबल कंडीशन में है तब तक तो ये ऐसे ही रहेंगे, लेकिन अगर जैसे ही इनको डिस्टर्ब किया गया तुरंत ये क्या करेगा, यहां से रोटेट होकर के कुछ इस तरीके से स्टेबल इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश करेगा। तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, तो इस पोजीशन को हम कहेंगे अनस्टेबल। क्या बोलेंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। डन। तो ये दोनों कंडीशंस आपको याद रखनी है कि किसी भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में बार मैग्नेट की स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, एक बात और कर लेते हैं, हमें मैक्सिमम टॉर्क कब मिल सकता है, तो मैक्सिमम टॉर्क हमें तभी मिल सकता है जब इस बार मैग्नेट को इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हम प्लेस करते हैं इस मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है ना। कुछ इस तरीके से देखिए, अगर हमने कहा कि ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, और जो हमने बार मैग्नेट रखा है वो कुछ इस तरीके से हो, नॉर्थ और साउथ, तो यहां पर थीटा कितना होगा, थीटा होगा हमारा डायपोल मोमेंट और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के बीच का कितना, 90 डिग्री। तो इस कंडीशन में हमको क्या मिल रहा होगा, मैक्सिमम टॉर्क मिल रहा होगा। डन। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि मैक्सिमम टॉर्क हमको कब मिलेगा, जब हमारे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री हो। तो ये है हमारा क्या, टॉर्क ऑन ए बार मैग्नेट इन मैग्नेटिक फील्ड। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरे ऐसे ही वीडियो कंटिन्यूअस आते रहेंगे टॉपिक वाइज। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि इस चैप्टर के या आगे आने वाले जो भी चैप्टर्स हैं, मैं इसी तरह से टॉपिक वाइज उनके वीडियो लेकर के आता रहूं और आप अपना रिवीजन करते रहिए। धीरे धीरे करके हम लोग सभी चैप्टर्स को इसी तरीके से रिकॉल करेंगे, कवर करेंगे। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।